हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेफिया ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत टीच करने जा रहा हूं स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, जेरोम ब्रूनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। नंबर 2, जेरोम ब्रूनर का जन्म 1 अक्टूबर 1915 में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 5 जून 2016 को हो गई थी। नंबर 3, जेरोम ब्रूनर ने भी संरचनात्मक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। नंबर 4, इनके सिद्धांत को निम्न नामों से भी जाना जाता है, मतलब इनके सिद्धांत के उपनाम निम्न प्रकार हैं। ठीक है। नंबर 1, अन्वेषण का सिद्धांत। नंबर 2, निर्मितवाद का सिद्धांत। नंबर 3, संरचना का सिद्धांत, संज्ञानात्मक का सिद्धांत, और इन्हें इस सिद्धांत को संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट, नोट। इनके सिद्धांत को प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के विकल्प के रूप में भी माना जाता है। ब्रूनर संज्ञानात्मक सिद्धांत प्याजे के सिद्धांत का विकल्प है। ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं बताई थी अपने सिद्धांत की, जबकि प्याजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है प्याजे साहब की तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर आप प्याजे का सिद्धांत देख सकते हैं। मैंने आपको वहाँ पर 4 अवस्थाएं बताई थी इनकी। ठीक है, चलिएगा। इसे नव संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के 3 स्तर बताए। पहला स्तर है अनएक्टिव स्टेज, जिसे हिंदी में क्रिया निर्माण विधि, क्रियात्मक विधि, अभिनय प्रदर्शन अवस्था कहते हैं, और इसकी अवधि जन्म से 2 वर्ष मानी जाती है। दूसरी अवस्था है इनकी आइकॉनिक स्टेज, जिसे हम हिंदी में प्रतिबिंबात्मक अवस्था, छायात्मक अवस्था, प्रतिमान प्रत्यय अवस्था, या फिर उसको प्रतिमा आधारित अवस्था के नाम से भी जानते हैं, और उसकी अवधि 2 से 7 वर्ष मानी जाती है। ठीक है ना। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो जीन प्याजे साहब का पहला स्टेज था सेंसरी मोटर, उसको 0 से माना गया था 2 वर्ष तक। तो देखो यहाँ पे मैच खा गया। और यहाँ पे उनकी दूसरी अवस्था 2 से 7 वर्ष थी, तो इनकी अवस्था भी 2 से 7 वर्ष है। इस तरीके से इसको विकल्प माना गया है। आगे बहुत सारी बातें आपको बताएंगे। चलिएगा। सिंबॉलिक स्टेज जो है स्टूडेंट, वो संकेत आधारित अवस्था है, उसको चिन्ह आधारित अवस्था या सांकेतिकता का अवस्था भी कहते हैं, और ये 7 वर्ष से 15 या 15 से भी ऊपर की अवस्था इसकी मानी गई है। ठीक है ना। चलिएगा, अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु। प्याजे ने जैवीय परिपक्वता पर अधिक बल दिया, जबकि जेरोम ब्रूनर की मान्यता क्या है? उनकी मान्यता है, उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कथन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इसको याद कर लीजिएगा। बच्चा एक नगन बंदर की तरह नहीं, अपितु संस्कृति युक्त मानव की तरह है। संस्कृति के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो कई बार ये स्टेटमेंट आ जाता है, पूछ लेते हैं कि भाई ये किस मनोवैज्ञानिक का है, तो आपको बताना है जेरोम ब्रूनर का है। ठीक है, चलिएगा। इस दृष्टि से ब्रूनर संस्कृति तथा वातावरण पर अधिक बल देते हैं। मनुष्य उन बातों को अधिक सीखने का प्रयास करता है जो वास्तविक या वास्तविकता से बहुत नज़दीक हैं। वास्तविकता को पहचानने के लिए मनुष्य को 3 स्थितियों से गुजरना पड़ता है, मतलब जो इनकी 3 अवस्थाएं हैं वो इन्होंने बताया है कि उससे गुजरना पड़ता है। तो इनकी जो पहली अवस्था है वो अनएक्टिव स्टेज है, जैसे कि क्रिया निर्माण विधि, जिसकी अवधि जन्म से 2 वर्ष मानी गई है। इस अवस्था में बालक वातावरण में घटित अनुभवों को अपनी गामक यानी शारीरिक क्रियाओं, मोटर एक्टिविटीज़ के द्वारा प्रदर्शित करता है। तो यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत है उसके अनुसार जो इनकी पहली अवस्था है, तो बच्चा उसमें जो एक्टिविटीज़ करता है वो किसके माध्यम से करता है? मतलब वो अपने शरीर के माध्यम से करता है, अर्थात वो किस तरह की एक्टिविटीज़ करता है? वो फिजिकल एक्टिविटीज़ करता है। ठीक है ना। उसको हम गामक क्रिया, मोटर एक्टिविटीज़ या शारीरिक क्रिया भी कह सकते हैं। आगे देखिएगा, इस अवस्था को एक्शन स्टेज के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञान का संचय पेशीय स्मृति मसल मेमोरी से करता है। यह बजने वाले खिलौने रैटल को उससे दूर ले जाने पर भी अपने हाथों को हिलाता रहता है, और ये सोचता है कि उसके हाथों के हिलाने से आवाज़ आ रही है। इस अवस्था के प्रारंभ में बालक केवल अपनी शारीरिक संतुष्टि से संबंधित इच्छाओं तक ही सीमित रहता है, लेकिन अवस्था के अंत काल में वह वातावरण में जो स्थित वस्तुएं होती हैं उनकी विशेषताओं के बारे में थोड़ी बहुत चेतना करने लगता है, तथा वह वातावरणीय वस्तुओं के जो स्थायित्व है यानी उसकी जो स्टेबिलिटी है उसको एक्सपीरियंस करने लगता है, अर्थात उसका अनुभव करने लगता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिएगा अब हम आगे देखते हैं।
नंबर 5, इस अवस्था में भाषा का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो छोटा बच्चा होता है उसके पास में भाषा नहीं होती। भाषा का अभाव होने के कारण वो क्या करता है कि वो रोता है, चिल्लाता है, ठीक है ना, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़, जो उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है ना, जो उसकी शारीरिक गतिविधियां होती हैं, उनके माध्यम से ही वो अपनी बातों को प्रदर्शित करता है। तो यही स्टेज आपने देखी होगी कि जीन प्यारे साहब ने भी सेंसरी मोटर बताया था कि बच्चे का जो विकास होता है सेंसरी मोटर में, वो क्या करता है, अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही अपनी अभिव्यक्ति देता है, ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे इसमें काफ़ी सिमिलरिटीज़ आ रही हैं, ठीक है ना। चलिएगा, लेकिन प्याजे साहब क्या है कि वो बायोलॉजिकल जो एक्सपेक्ट है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। वो कहते हैं कि इस अवस्था में इतने गुण विकसित होंगे, दूसरी में इतने होंगे, तीसरी में इतने, चौथी में इतने। मतलब वो क्या है कि वो सारे विकास को चार चार अवस्थाओं में बांट देते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो ब्रूनर साहब हैं उनका ये मानना है कि जो बच्चा है वो किसी भी आयु में या किसी भी अवस्था में कुछ भी सीख सकता है, ठीक है ना। मतलब अगर उसे प्रॉपर्ली स्टिमुलस दिया जाए तो वो आगे देखिएगा, मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा ये टॉपिक, यू डोंट वरी, ठीक है। इस अवस्था में भाषा का कोई महत्व नहीं होता, भाषा नगण्य होती है। इस अवस्था में वातावरण में दिए गए किसी भी उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया करता है। मान लीजिए बच्चे के सामने आप कोई भी खिलौना रखोगे तो उसकी तरफ वो आएगा, है ना, और अपने हाथ पैर चलाएगा, उसको लेने का प्रयास करेगा, ठीक है। अगर उसके सामने आप कोई भी वातावरण में कोई भी स्टिमुलस यानी कोई भी उद्दीपक आप दे दोगे तो 100% वो उसके प्रति अपना रिस्पॉन्स दिखाएगा, कोई एक्टिविटी करेगा, रिस्पॉन्स देगा, मतलब कोई प्रतिक्रिया ज़रूर करेगा, वो कोई ना कोई एक्शन ज़रूर करेगा उसके प्रति, ठीक है। कैसे करेगा, मान लीजिए उसके सामने आप एक टब में भर के पानी रख दीजिएगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पानी में हाथ मारेगा, छप छप करेगा उसमें, ठीक है। कोई भी आप स्टिमुलस दोगे तो 100% वो उसके प्रति क्या करेगा, प्रतिक्रिया करेगा, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी करेगा मतलब वो, ठीक है। देखिएगा, इस अवस्था में बालक शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से संज्ञान लेने का प्रयास करता है, जैसे हाथ पैर चलाना, साइकिल चलाना, ठीक है, और दौड़ना, वस्तुओं को पकड़ना आदि। किसी वस्तु को समझने के लिए उसे पकड़ता, मरोड़ता व रगड़ता, काटता, तोड़ता, छूता व पटकता है, ठीक है ना। तो वो इस तरीके से करके अपने ज्ञान को अर्जित करने का प्रयास करता है, ठीक है। चलिएगा, इस अवस्था में ब्रूनर के अनुसार अब इनकी जो दूसरी अवस्था है वो क्या है, ये है प्रतिमा आधारित अवस्था, ठीक है ना, और इसको आइकॉनिक स्टेज भी कहते हैं। इस अवस्था में बालक वातावरण में स्थित सामने आने वाली वस्तुओं की अपनी मस्तिष्क में प्रतिमा यानी इमेज बनाकर उसके संप्रत्यों को, यानी संप्रत्य का मतलब, प्रत्यय का मतलब होता है कंसेप्ट, को धारण करने लगता है। जैसे खरगोश को देखकर मस्तिष्क में उसका चित्र उतार लेता है और खरगोश का भविष्य में देखने पर उसकी पहचान कर लेता है। धीरे धीरे अपने अनुभव से खरगोश जैसे अन्य जीवों जैसे पिल्ले, बकरी के बच्चों में अंतर करने में भी सक्षम हो जाता है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो सेकंड स्टेज में इन्होंने बताया है, क्योंकि ये इसकी जो अवस्था है वो 2 से 7 वर्ष है, ठीक है ना। इसकी जो अवधि है स्टूडेंट इस अवस्था की वो 2 से 7 वर्ष है, और पहले वाली की जन्म से 2 वर्ष है, ठीक है ना। और प्याजे साहब की जो पहली अवस्था थी सेंसरी मोटर, उसकी अवस्था कितनी थी, उसकी अवस्था जन्म से 2 वर्ष या 0 से 2 वर्ष सेम है। और यहाँ पे इनकी जो दूसरी अवस्था है वो प्याजे की भी 2 से 7 वर्ष थी अवस्था, और यहाँ पे ब्रूनर की भी जो सेकंड अवस्था है वो भी 2 से 7 ईयर्स है। इसका मतलब ये दोनों अवस्थाएं एक दूसरे की सिनोनिम हो रही हैं और यहाँ पे लगभग एक जैसी बातें बता रही हैं। मगर थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस इतना है कि ये उसमें क्या कर रहे हैं कि वातावरण को, और यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं कि स्टिमुलस को, आप समझ पा रहे हैं ना, संस्कृति को, ठीक है ना, एक्टिविटीज़ को, इन तमाम चीज़ों को अपने साथ में लेके चले हुए हैं। जबकि जो प्याजे साहब थे उनका मानना था कि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है, उसके आयु के बढ़ने से उसके संज्ञानात्मक विकास होता है, और जो बुद्धि होती है वो जन्मजात नहीं होती, वो बच्चा वातावरण से अंतःक्रिया करके उसको अर्जित करता है, ठीक है ना, उनका ऐसा मानना था। तो थोड़ा इसमें डिफरेंसेस हैं वो आपको पता लगेंगे, बाद में मैंने अलग से बनाया है क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो सब पता लगेंगे आपको, ठीक है। चलिएगा, तो कोई भी चीज़ देखने के बाद, देखकर बच्चा क्या करता है कि उस चीज़ को देखने के बाद में अपने दिमाग में उसकी एक इमेज बना लेता है, और फिर भविष्य में जब उस चीज़ को देखता है तो उस इमेज के हेल्प से वो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लेता है, मतलब उसको पहचान लेता है, ठीक है। इनका ऐसा मानना है। चलिए, नंबर 2, बालक सूचनाएं संप्रत्य के द्वारा या मानसिक प्रतिबिंबों के आधार पर प्राप्त करता है। इस अवस्था में संप्रत्य बनना
प्रारंभ हो जाता है। तो कई बार एग्ज़ाम में आ जाता है कि जो ब्रूनर का सिद्धांत है उसकी कौन सी अवस्था में बच्चे के दिमाग मतलब दिमाग के अंदर, यानी कि उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में, मतलब कि जो संप्रत्यय है, जो कंसेप्ट है वो बनना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो वो सेकंड अवस्था है और उसका नाम है प्रतिमा आधारित अवस्था। उसको आइकॉनिक स्टेज कहा जाता है और उसकी अवधि है 2 से 7 साल, ठीक है। इसको याद रख लेना है आपको। अब ये समझ लेते हैं कि कंसेप्ट क्या होता है, मतलब संप्रत्यय किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं संप्रत्यय को कंसेप्ट। व्हाट इज कंसेप्ट, क्या होता है देख लीजिए। मस्तिष्क में बनने वाले प्रतिबिंब, प्रतिमा, चित्र को संप्रत्यय कहा जाता है। इस अवस्था में भाषा का महत्व होता है, ठीक है। चलिएगा, इस अवस्था में बच्चे चमक, गति, ध्वनि आदि की तरफ आकर्षित होते हैं। इस अवस्था में बच्चे बजने वाले खिलौने का एक दृश्य प्रतिमा के रूप में स्वीकार करके उसके स्वतंत्र अस्तित्व को वस्तु की स्थिरता यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस के रूप में समझने लगते हैं, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसकी तीसरी अवस्था। तीसरी और ये लास्ट अवस्था है इनकी, इन्होंने 3 ही अवस्थाएं बताई थी बस। अब देखिएगा, ये सांकेतिकता की अवस्था यानी इसको सिंबॉलिक स्टेज कहते हैं। ब्रूनर के अनुसार यह अवस्था 7 वर्ष से आरंभ होकर जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। मतलब ये 7 साल से लेकर इसकी अवधि जो है वो जीवन पर्यंत मानी है, 7 साल से ऊपर मानी है पूरी उम्र, ठीक है। चलिएगा, मतलब पूरी ज़िंदगी इंसान कुछ ना कुछ सीखता रहता है, इनका ऐसा मानना है। ये अधिगम पे आधारित है, देखिएगा। इस अवस्था में बालक प्रथम तथा द्वितीय अवस्थाओं में होने वाले अनुभवों तथा धारण किए गए प्रत्ययों को मौखिक रूप से भाषा के माध्यम से व्यक्त करने में सक्षम हो जाता है। जैसे गाय, भैंस, बकरी, खरगोश आदि के बारे में मस्तिष्क में जो कंसेप्ट बने थे ना, उसके कंसेप्ट के बनने के बाद बालक देखते ही गाय, भैंस, बकरी आदि को उच्चारित करके बताना शुरू कर देता है। मतलब वो अपनी ज़बान से शब्दों के माध्यम से बता देगा कि भाई ये खरगोश है, ये बकरी है, ये भैंस है, ठीक है ना। और उसकी हेल्प कौन करेगा इसमें, जो उसके दिमाग में पास्ट में उसने देखकर उसने यानी कि पास्ट में कोई भैंस या कोई भी उसने इस तरह का एनिमल देखा होगा, तो देखने पर उसके दिमाग में उसके एक कंसेप्ट बना होगा। तो वो जो कंसेप्ट है उसे वो आगे भविष्य में उसको रिकॉग्नाइज करने में उसकी हेल्प कर रहा है। अब वो उसी के आधार पे उसके बारे में, क्योंकि अब वो मैच्योरिटी लेवल पे जा रहा है, क्योंकि अब वो 7 ईयर्स से ऊपर है, तो इसका मतलब अब उसके अंदर मैच्योरिटी आ रही है और अब वो बच्चा यानी कि अपने शब्दों के माध्यम से भी अपनी उन चीज़ों का वर्णन अच्छे से कर लेता है, ठीक है ना। इस अवस्था में देख लीजिएगा ध्यान से। तो इस प्रकार वह वातावरणीय वास्तविकताओं को प्रतिमाओं के स्थान पर अब शब्दों के द्वारा व्यक्त करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। वह शब्दों तथा संकेतों के माध्यम से भिन्न वस्तुओं तथा तथ्यों को समझने लगता है। इस अवस्था में बालक बौद्धिक ढंग से समस्या का समाधान करने लगता है। इस अवस्था में अमूर्त चिंतन विकसित हो जाता है। इस अवस्था में बालक गुणा, भाग, जोड़, घटाव सभी संप्रत्ययों को समझकर हल करने लगता है, ठीक है ना। तो कई बार पेपर में आ जाता है कि भाई बताइए, ब्रूनर के सिद्धांत के अनुसार बच्चा जो है वो किस अवस्था में गुणा, भाग, जोड़, घटाव के सभी संप्रत्ययों को समझकर हल करने लगता है। तो वो सिंबॉलिक स्टेज होती है, थर्ड स्टेज, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा अगला पॉइंट देखिएगा। अब स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जीन पियाजे हैं उनकी यहाँ पे 4 अवस्थाएं देख लो आप एक बार। संवेदी प्रेरक अवस्था है, ये 0 से 2 वर्ष है, या इसको जन्म से 2 वर्ष भी माना गया है, बात एक ही है, डजंट मैटर। एक परीक्षा में ये वाला ऑप्शन था तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों ही ठीक हैं, ये तो इसमें कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। चलिएगा, क्योंकि ये औसतन होती हैं, फिक्स नहीं होती है, तो 0 से 2 भी सही माना गया है और जन्म से 2 भी सही माना गया है। तो डोंट गेट कन्फ्यूज अबाउट दिस कंसेप्ट, ओके। चलिए, तो दूसरी अवस्था है इनकी, जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है क्या, संवेदी प्रेरक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष है। और दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष है। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष है। और तीसरी अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष है। बात समझ में आए आपके। अब जेरोम ब्रूनर की जो 3 अवस्थाएं हैं वो किस प्रकार हैं देख लीजिएगा। इनकी अवस्थाएं यहाँ पे क्रियात्मक अवस्था, उसे हम अनएक्टिव स्टेज कहते हैं, जो जन्म से 2 वर्ष है। देखो इसकी अवस्था के बराबर है, इसका मतलब ये सिनोनिम हो गई, ये भी जन्म से 2 वर्ष, ये भी जन्म से 2 वर्ष। और दूसरी है यहाँ पे प्रतिमा आधारित अवस्था, आइकॉनिक स्टेज, ये 2 से 7 वर्ष है। तो यहाँ पे जो जीन पियाजे हैं उनकी दूसरी अवस्था भी ब्रूनर की दूसरी अवस्था के सिनोनिम के रूप में आ रही है, सामने देख लीजिएगा आप, आ रही है ना। इसकी अवस्था क्या है, 2 से 7 वर्ष है और इसकी भी 2 से 7 वर्ष है। अब यहाँ पे देखो, ये जो 2 अवस्थाएं हैं, यानी इन्होंने माना है कि 7 से 11
इस वाली अवस्था को, तीसरी को, चौथी को माना इन्होंने 11 से 15, ठीक है ना। लेकिन जो ब्रूनर साहब हैं वो क्या कहते हैं कि जो संकेतात्मक अवस्था होती है, सिंबॉलिक स्टेज होती है, वो कहते हैं कि 7 वर्ष से ऊपर होती है। अब 7 वर्ष से ऊपर तो 11 भी आ गया और इसमें 15 भी आ गया, राइट। तो इसका मतलब 7 से ऊपर की अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों अवस्थाएं इनकी तीसरी अवस्था के बराबर है। क्लियर हो गया पॉइंट। तो अब कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं कि भाई जो ब्रूनर की कौन सी अवस्था है, कौन सी एक अवस्था दो अवस्थाओं के बराबर है प्याजे की। तो प्याजे की जो दो ये अवस्थाएं हैं, बाद वाली, तीसरी और चौथी, ये केवल तीसरी जो इनकी लास्ट वाली है उसके बराबर है, राइट। ये 7 वर्ष से ऊपर है और ये आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। चलिएगा आगे देखिएगा। प्याजे और ब्रूनर के सिद्धांत में समानता व अंतर देखिएगा। समानताएं देख लेते हैं पहले। दोनों ने बालक के ज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित किया। एक तो ये बात इनमें समान थी। दोनों का मानना है कि बालकों को कोरा ज्ञान ही प्रदान नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें तर्कों के द्वारा चिंतनशील बनाने का प्रयास करना चाहिए। दोनों का ये कंसेप्ट था। दोनों ने ज्ञान के पक्ष को अधिक महत्वपूर्ण समझा, न कि सैद्धांतिक पक्ष को। नंबर 4, ब्रूनर की तीसरी अवस्था में प्याजे की दो अवस्थाओं को शामिल किया गया है। जैसे कि उनकी संकेतात्मक अवस्था है ये तीसरी ब्रूनर साहब की, तो इसमें मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक दोनों अवस्थाएं इसके बराबर मानी गई हैं, वो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, ठीक है। जीन प्याजे की पहली व दूसरी अवस्थाओं की अवधियां ब्रूनर की पहली व दूसरी अवस्थाओं के समान हैं। तो देखो ये इसमें समानताएं हैं, इसीलिए इस सिद्धांत को जीन प्याजे के सिद्धांत का विकल्प के रूप में माना गया है, ठीक है। और इसको नव संज्ञानात्मक सिद्धांत का भी, अगर नव आ जाए ना कि भाई नव संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है, तो ब्रूनर है। इसको याद रखना आप पॉइंट को, ठीक है। अब असमानताएं देखो स्टूडेंट, ठीक है ना। उसमें असमानताएं क्या क्या हैं वो देख लीजिएगा। बालक के बौद्धिक विकास की ब्रूनर ने 3 स्टेज दी, जबकि प्याजे ने 4, ठीक है। ये तो इसमें देखो असमानताएं आ रही हैं। प्याजे के सिद्धांत अधिगम अनुमुखी, प्याजे का जो सिद्धांत है स्टूडेंट वो लर्निंग इंटेंडेड है, मतलब अधिगम अनुमुखी है। जबकि जो ब्रूनर का सिद्धांत है वो शिक्षण अनुमुखी है, टीचिंग इंटेंडेड है। मतलब ये जो लर्नर है ये उसके लिए उपयोगी है और ये टीचर्स के लिए उपयोगी है। इन दोनों में ये फ़र्क है, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। प्याजे अधिगम के लिए बालक की परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी को महत्व देते हैं, जबकि ब्रूनर बालक को संस्कृति और पर्यावरण का अधिगम में महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। प्याजे का सिद्धांत अधिगमकर्ता के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि ब्रूनर का सिद्धांत शिक्षक के लिए उपयोगी है। ये पॉइंट आप नोट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। प्याजे नए ज्ञान को खोजने में बालक की बौद्धिक अवस्थाओं को प्राथमिकता देते हैं, जबकि उसको ध्यान में रखते हुए दिए गए ज्ञान का निर्धारण करते हैं। जबकि ब्रूनर मानते हैं कि किसी भी अवस्था में कैसा भी ज्ञान दिया जा सकता है, यदि उसे अधिगमकर्ता की ग्रहण शक्ति को ध्यान में रखते हुए सरलतम तरीके से प्रस्तुत किया जाए, ठीक है ना। मतलब वो ऐसा नहीं मानते कि इतनी अवस्थाओं में इतना डेवलपमेंट होगा। वो कहते हैं कि हम बच्चे को किसी भी अवस्था में, किसी भी एज में कुछ भी सिखा सकते हैं, अगर हमारा सिखाने का तरीका, स्टिमुलस देने का जो तरीका है हमारा वो ईजी है और तरीका है, हम उसके बच्चे के मानसिक स्तर के हिसाब से उसे स्टिमुलस देंगे, माहौल देंगे, तो वो आसानी से सीख जाएगा। उनका ये मानना है, ठीक है। चलिएगा। प्याजे बालक में निहित जैविक क्षमताओं की खोज पर बल देते हैं, जबकि ब्रूनर नवीन शिक्षण जो प्रविधियां हैं और युक्तियां हैं और अनुदेशन सिद्धांतों के प्रतिपादन की खोज को महत्व देते हैं, ठीक है ना। चलिएगा अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। नंबर 7, ब्रूनर का उद्देश्य छात्र द्वारा प्राप्त ज्ञान को अर्थपूर्ण बनाने तथा उसे आत्मसात कराने से संबंधित है, जबकि प्याजे का उद्देश्य बालक के बौद्धिक विकास तक ही सीमित था, ठीक है ना। देखिएगा, प्याजे के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास की प्रतिफल है, जबकि ब्रूनर के अनुसार लैंग्वेज इज ए टूल दैट विल प्रोड्यूस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वो ये मानते हैं कि जो भाषा है वही मतलब प्रोड्यूस करेगी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, ठीक है। चलिएगा, प्याजे इसके फोल्डिंग पर बल नहीं देते। वो कहते हैं कि बच्चे का ज्ञान उसके दिमाग की ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा के रूप में विकसित होता है, ठीक है, क्योंकि वो अपने ज्ञान का निर्माता स्वयं होता है, वो छोटा नन्हा वैज्ञानिक है, वो अपनी खोज खुद करता है ज्ञान की, ठीक है ना। वो ऐसा मानते हैं, ठीक है ना। वो सेल्फ लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो एनवायरनमेंट को अहमियत नहीं देते, है ना। उनका
जो मानना है वो ये मानना है कि जैसे जैसे बच्चे का मानसिक विकास होता है उसी हिसाब से, जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है उसी हिसाब से उसका मानसिक विकास होता है। लेकिन उनके अनुसार बुद्धि जन्मजात नहीं होती, वो ग्रहित होती है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये कई कई बार मैं बोलता हूँ क्योंकि क्वेश्चन ये आ जाता है कई बार। तो ब्रूनर इसके फोल्डिंग पर बल देते हैं। पियाजे के अनुसार डिसकॉन्टिन्यूअसली स्टेज के अनुसार होता है। क्या होता है, जबकि जो मतलब यहाँ पर क्या होता है, यानी जो विकास होता है पियाजे के अनुसार जो विकास होता है वो डिसकॉन्टिन्यूअसली स्टेज बताई है उन्होंने कहा कि भाई पहली अवस्था में इतना होगा, दूसरी अवस्था में इतना होगा, तीसरी में इतना होगा, चौथी में इतना होगा, ठीक है ना। तो मतलब वो डिसकॉन्टिन्यूअसली बताया उन्होंने, ठीक है ना। जबकि ब्रूनर के अनुसार विकास स्पाइरली होता है। स्पाइरली होता है ना कि भाई यहाँ पे इतना होगा, फिर ऐसे चलता रहेगा, निरंतर में चलता रहेगा, स्पाइरली होगा ये, ठीक है। चलिएगा। और वाइगोस्की के अनुसार विकास जो है वो कॉन्टीन्यूअसली होता है। वाइगोस्की साहब ने बताया था, वो आपने ZPD के बारे में पढ़ा होगा, है ना। मैंने आपको उनका MKO बताया था, है ना। आपको याद है ना ये सारी चीज़ें, ठीक है। मोर नॉलेजेबल अदर, तो आई टॉट यू प्रीवियस वीडियो, आप देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इस सिद्धांत में इतना ही था। अब हम इस सिद्धांत से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। चलिएगा, शुरू करते हैं टॉपिक, देखिएगा। तो चलिएगा, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत को जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का विकल्प माना गया है। अभी मैंने आपको पढ़ाया है जेरोम ब्रूनर, तो आपका बी ऑप्शन ठीक होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नव संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्न में से किस सिद्धांत को जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करेंगे तो ये ब्रूनर का अन्वेंशन सिद्धांत, क्योंकि ब्रूनर के सिद्धांत के कई नाम मैंने आपको बताए थे, तो वैसे भी ब्रूनर का नाम आया हुआ है और नव संज्ञानात्मक विकास है, तो इसका मतलब यही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, जेरोम ब्रूनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, तो यहाँ पे अमेरिकी लगा दीजिएगा आप। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं बताई थी। भाई उसने बताई थी 3 अवस्थाएं, तो आपका डी ऑप्शन ठीक होगा। ब्रूनर किस मनोवैज्ञानिक से प्रभावित हुए थे, आपको मालूम है वो पियाजे से प्रभावित हुए थे, क्लियर, तो ये आपको ध्यान देना है। आगे देखिएगा नंबर 6, जेरोम ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के निम्न में से एक अवस्था नहीं है। मतलब आपको बतानी है कि जो जेरोम ब्रूनर साहब हैं उनकी 3 अवस्थाएं अगर आपके याद होंगी तो आपको पता लग जाएगा कि इन तीनों में से कौन सी अवस्था नहीं है। देखो, क्रिया निर्माण विधि तो ये पहली अवस्था है उनकी, प्रतिमा आधारित अवस्था ये दूसरी है और ये तीसरी है, आपको याद है ना। तो यहाँ पे ये पूर्व संक्रियात्मक तो पियाजे साहब की है, ये इनकी नहीं है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन होगा आपका, राइट। चलिए, तो जीन पियाजे व जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत की कौन सी अवस्था की अवधि जन्म से 2 वर्ष मानी जाती है। उन्होंने कहा है कि जो जीन पियाजे साहब हैं और जो ब्रूनर साहब हैं उन दोनों के सिद्धांत की कौन सा वो सिद्धांत है जिसकी दोनों की अवधि जो है वो जन्म से 2 वर्ष है। तो पहली अवस्था है सेंसरी मोटर है, और उनकी कौन सी है, आपको पता ही है, क्रिया निर्माण विधि है उनकी, अनएक्टिव स्टेज, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, निम्न में से सत्य कथन को चुनिए। जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत का संरचना का सिद्धांत, निर्मितवाद का सिद्धांत, अन्वेंशन का सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत आदि नामों से जाना जाता है। ये बिल्कुल सत्य है। जेरोम ब्रूनर ने अपने सिद्धांत की 3 अवस्थाएं बताई, बिल्कुल सही है। उनके अनुसार विकास वर्तुलाकार होता है, बिल्कुल होता है, तो यहाँ पे डी होगा, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, ब्रूनर के अनुसार विकास क्रम निम्न प्रकार होता है। तो उन्होंने यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, A, B और C। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि भाई ये कंटिन्यूअस हो रहा है विकास, यहाँ पे इन्होंने डिसकंटिन्यूअस बताया है, और यहाँ पे इन्होंने स्पाइरल बताया है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसमें से कौन सा होगा। आपको बताना है कि जेरोम ब्रूनर के अनुसार जो विकास का क्रम होता है इन तीनों में से वो कौन सा होगा, या फिर डी नन होगा, ठीक है। यानी कि कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, स्पाइरल होगा, या क्या होगा, या नन होगा। तो ये आंसर आपको मुझे देना ही आपके लिए होमवर्क होगा। चलिए स्टूडेंट, ठीक है। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की प्रतिमान प्रत्यय अवस्था आइकॉनिक स्टेज की अवधि कितनी होती है। ये तो देखिए इसकी दूसरी अवस्था है, तो ये 2 से 7 वर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा स्टूडेंट। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट, बच्चा एक नगर बंदर की
तरह नहीं अपितु संस्कृति मानव की तरह है, संस्कृति के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये कथन किसका है? ये कई बार पेपर में आ चुका है, ये आपका जेरोम ब्रूनर का है, आपका सी ऑप्शन होगा। एक छोटा बच्चा एक टब में रखे पानी के पास जाकर उस टब के पानी पर हाथ मार मार कर यानी हाथ मारकर छप छप करके आनंद ले रहा है। यह बच्चा जेरोम ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था में होना चाहिए? क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर देखो क्रियात्मक अवस्था होगी, ठीक है ना, क्रियात्मक अवस्था होगी। और चूंकि इसने ब्रूनर की पूछी है तो यहाँ पे संवेदी प्रेरक अवस्था तो जीन पियाजे की है, तो ये कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के ऑप्शन डाल दिए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे ए पे निशान लगाना है, ये ए होगा, ठीक है, ये पहली अवस्था है। चलिएगा, ब्रूनर की कौन सी अवस्था में भाषा नग्न होती है? तो क्रियात्मक अवस्था में होती है पहली में, ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन होगा। जीन पियाजे की कौन सी अवस्था ब्रूनर की तीसरी अवस्था से संबंधित है? बताइएगा। इन्होंने कहा है कि जो तीसरी अवस्था है वो कौन सी है संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करेंगे, देखिएगा यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है यहाँ पे, ठीक है ना। ये तो फर्स्ट से है और सेकंड से थर्ड से ये वाली मिलेगी, ठीक है। चलिएगा, एक बच्चा चित्रों को देखकर उसके नाम बता देता है परंतु विस्तार से उस चित्र की व्याख्या नहीं कर पाता। यह घटना ब्रूनर के सिद्धांत की किस अवस्था से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर देख, इसका मतलब है कि वो सेकंड अवस्था में है, इसका मतलब प्रतिबिंबात्मक अवस्था है। आपका सी ऑप्शन ठीक होगा, राइट। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। किसी भी संप्रत्यय को समझने के लिए ज़रूरी है, देखिए संकेत बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे आपका बी आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कंसेप्ट आप तभी समझ पाएंगे जब उसका आपके पास में क्या होगा, वो सिंबॉलिक होगा, सिंबॉलिक मतलब संकेत होगा, ठीक है। चलिएगा, एक बच्चा गुणा भाग जोड़ घटाओ आदि सभी कंसेप्ट को आसानी से हल कर लेता है। ब्रूनर के सिद्धांत के अनुसार वो कौन सी अवस्था में होगा? भाई वो थर्ड स्टेज में होना चाहिए, इसका मतलब संकेतात्मक अवस्था में, बी ऑप्शन होगा। चलिएगा, नेक्स्ट देखिए, एक बच्चा खिलौने से खेल रहा था, खिलौना उसके हाथ से छीनने पर वह अपने हाथों को हिला हिलाकर खिलौने की तरफ इशारा कर रहा है और यह सोच रहा है कि उसके हाथ हिलाने से खिलौने से आवाज़ आ रही है। जेरोम ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चा किस अवस्था में होना चाहिए? इसका मतलब वो हाथ हिला रहा है, इसका मतलब फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, तो वो क्रियात्मक अवस्था में होना चाहिए, अनएक्टिव स्टेज में होना चाहिए, पहली वाली में, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। कंसेप्ट एक बार क्लियर होगा तो क्वेश्चन हो जाएंगे और ये आए हुए क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए, जीन पियाजे व जेरोम ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं को सुलमित क्रम में छांटिए। देखिए स्टूडेंट, जो इन्होंने कहा है कि जो जीन पियाजे साहब का है और ब्रूनर का है तो उसका एक हमें सुलेमित मतलब कि एक मैचिंग करके एक ऑप्शन को छांटना है। संवेदी प्रेरक इनकी पहली अवस्था है, क्रियात्मक पहली अवस्था है ब्रूनर की। ये पियाजे की दे रखी है इधर और इधर दे रखी है इन्होंने ब्रूनर की, तो ये सही मैच करके हमें ढूंढना है ऑप्शन। देखो 3 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरे नंबर पे है पूर्व संक्रियात्मक, ये प्रतिमा, तो ये जन्म से 2 वर्ष है और ये 2 से कितनी है, 2 से 7 वर्ष है, तो ये दोनों तो सिनोनिम है इनकी। और इनकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक जो 2 अवस्थाएं हैं वो उनकी तीसरी के बराबर है, संकेतात्मक अवस्था के, सिंबॉलिक स्टेज के, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने देखा होगा अनएक्टिव स्टेज, आइकॉनिक स्टेज और आपकी सिंबॉलिक स्टेज, और ये 7 वर्ष से ऊपर मानी गई है, जबकि आपको मालूम है कि ये दोनों अवस्थाएं इसके बराबर है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। संवेदी प्रेरक अवस्था प्रतीकात्मक, ये गलत हो गया ऑप्शन, ये ऑप्शन गलत हैं सब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथनों पर विचार कीजिए। ब्रूनर का सिद्धांत शिक्षकों के लिए उपयोगी नहीं है। नहीं भाई, शिक्षकों के लिए उपयोगी है, ये तो असत्य हो गया है ना। तो ब्रूनर का सिद्धांत स्वयं सीखने पर आधारित है, बिल्कुल है। पियाजे का सिद्धांत अधिगमकर्ता के लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल है, वो शिक्षकों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। पियाजे के अनुसार सीखना बौद्धिक अवस्थाओं पर आधारित है, जबकि ब्रूनर के अनुसार किसी भी अवस्था में कोई भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात ये सत्य है। इसका मतलब यहाँ पे इस ऑप्शन को छोड़ दीजिएगा, बाकी 2, 3, 4 तीनों ही सत्य हैं, तो आपका ये ऑप्शन ठीक होगा। तो चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कल फिर मिलते हैं।